तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे उस हमले की कहानी जिसने एक बार मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक बहुत बड़ी ज़ुबानी जंग चली थी छोटा शकील और छोटा राजन के बीच में। बहुत मज़े लिए थे अखबार वालों ने और टीवी की चैनल वालों ने। एक चैनल एक दिन छोटा शकील का बयान चलाता था और दूसरी चैनल दूसरे दिन छोटा राजन का बयान चलाती थी। पहले के जो सवालों का जवाब दूसरा देता था और अगले दिन उन सवालों का जवाब वो आदमी देता था, और ये सिलसिला काफ़ी दिन तक चलता रहा। और अखबारों में भी, इंडियन एक्सप्रेस और दूसरे अखबारों में, ये बयानबाजी छोटा शकील और छोटा राजन की चलती रही। क्या था वो किस्सा? वो किस्सा था दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई इकबाल कास्कर के ऊपर पाक मोडिया स्ट्रीट जो उनका हेडक्वार्टर था, स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जहाँ उनकी बहन और पूरा परिवार रहता था नज़दीक नज़दीक, वहीं पे एक गोली चलने का हादसा होता है और बड़ी खबर बन के निकल के सामने आती। बात है 17 मई 2011। 2003 को इकबाल कास्कर जब वापस आता है तो बाकी और काफ़ी आरोपी भी आए थे, दुबई से रिपोर्ट किया गया था। तो मुंबई में उसके आते ही जो क्राइम ब्रांच ने शिकंजा कसना शुरू किया तो सबसे पहले उसको इन्वॉल्वमेंट उसकी पाई गई सारा सहारा शॉपिंग कम्प्लेक्स में, जिसमें वो 2007 में बरी हो जाता है। सबूत पुलिस नहीं जुटा सकती कि उसने इलीगल तरीके से 500 के करीब दुकानें और गोडाउन बनाए थे, उनमें उसका हाथ नहीं आया, लेकिन बाकी कुछ लोग उसमें सजा याफ्ता हो गए थे। और बड़ी अटकलें भी चली थी कि दाऊद ने अपने भाई को बड़े तरीके से वापस हिंदुस्तान क्यों भेज दिया। तो कहा जाता था कि जो मुंबई में उनके बिजनेस थे, जो काम धंधे थे, जो उनका दबदबा था, उसको बरकरार रखने के लिए, संभालने के लिए घर का आदमी चाहिए, इसलिए इकबाल कास्कर को डिपोर्ट करवा दिया गया। अगर चाहते तो दुबई में जितनी उनकी चलती थी शायद वो डिपोर्टेशन रोकी भी जा सकती थी, लेकिन आ गया। और उसके बाद चर्चा ये चला कि मुंबई में पूरा डी कंपनी का काम अभी और कोई नहीं, इकबाल कास्कर ही देखेगा। और उसकी मदद के लिए दाऊद ने अपना भाई, एक छोटा भाई उसको मानता था, हनीफ कुत्ता, जिसका जिक्र मैं कई बार अपने और एपिसोड्स में कर चुका हूँ। जैसे दुबई में जो मुलाकातें होती थी उसमें कैसे हनीफ कुत्ता पहले मैसेज लेके आता था, रैकी करता था और फिर मुलाकात होती थी। तो वही हनीफ कुत्ता को भेज दिया गया था दुबई, पाकिस्तान से वापस। दुबई से पाकिस्तान भी आता जाता रहता था वो। उसको वापस मुंबई भेज दिया गया था कि जाओ और मेरे छोटे भाई इकबाल कास्कर का ख्याल रखना और साई की तरह उसके साथ रहना। और वही हुआ। एक ज़माने में जब दाऊद पे हमले होते थे तो खालिद पहलवान इन भाइयों को बचाने में सामने आता था, और अब जब कहा गया कि यह हमला इकबाल कास्कर पे होना था, जब हुआ था, उसमें भी बचाने में बहुत बड़ा हाथ इसी हनीफ कुत्ता का रहा। वो सुनाएंगे आपको किस्सा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। तो 17 मई 2011, पाक मोडिया स्ट्रीट का गेट, और उसके बाहर एक शख्स बैठा था जिसका नाम था आरिफ। वो एक्चुअली दाऊद का के भाई का बॉडीगार्ड कहा जाता था उसको। आरिफ सैयद अबू बुखा, पूरा नाम उसका आरिफ सैयद अबू बुखा। ये बॉडीगार्ड कम ड्राइवर था इकबाल कास्कर का। कहा तो ये भी जाता है कि जो 4 आदमी उस अटैक में शामिल थे उनमें 2 आदमी उसी स्थान से पकड़े गए। समय था रात के 9:45 का।
दो मोटरसाइकिल पे 4 आदमी आते हैं और वो गोलियां चलाना शुरू करते हैं, लेकिन कहते हैं, लेकिन इसकी किसी ने आज तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी कि वो गोलियां एक्चुअली इकबाल कास्कर के ऊपर चलाई गई और उसको बचाने के लिए उसका बॉडीगार्ड आगे आ गया और उसको लग गई और मर गया। कहा यह भी जाता है कि असल में इकबाल कास्कर इस हमले का कोई निशाना नहीं था। ही वॉज नॉट द टारगेट। टारगेट सिर्फ आरिफ ही था, आरिफ सैयद, उसी को मारना था जो उसका बॉडीगार्ड। अब ये कुछ लोगों के दिमाग में आती नहीं बात कि आरिफ के साथ किसी की दुश्मनी क्या हो सकती। अब इतने बड़ी तैयारी से आप जाते हो, 4 आदमी जाते हैं हर दाऊद के घर में जाके, पाक मोरिया स्ट्रीट में जाके आप हमला करते हो, तो एक बॉडीगार्ड को मारने के लिए वहाँ जाना, इतना रिस्क लेना, कुछ बात हजम नहीं होती। लेकिन मेरी इस हमले में शामिल 2 लोगों से बात हुई, जिनमें से एक कुछ दिनों के लिए पैरोल पे जहाँ किसी चक्कर में जेल से बाहर आया था, और कुछ लोगों से बात आज पचद्दी हुई। जेल के अंदर कुछ है जयमर्द मजबूत थे या बंदोबस्त बहुत था, तो एक शख्स जो मुंबई के आसपास एक जेल में है, उसके साथ थोड़ी बहुत बात हुई फ़ोन पे, लेकिन पूरी डिटेल से नहीं हो चुकी। तो खैर कहानी काफ़ी पता चल गई। अब हुआ ये कि जब ये 4 आदमी हमला करके, जिसमें 5 खाली गोलियां चली हुई कारतूस वहाँ से मिले थे, और उनमें से कुछ गोलियां आरिफ को लगी थी और वो भाग के सीढ़ियाँ चल रहा था, लेकिन वो क्लैप्स हो गया, हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन डिक्लेयर डेड कर दिया गया। कहीं इकबाल का जिक्र नहीं आया। और जब ये लोग गोलियां चला के वहाँ से वापस भाग रहे थे मोटरसाइकिल पे, तो हनीफ कुत्ता, जो एक ज़माने में दाऊद के साथ साई की तरह रहता था, वो आदमी अपने आप को मोटरसाइकिल के ऊपर गिरा देता है, जाके धक्का मारता है, तो मोटरसाइकिल स्किड होता है और गिर जाता है। उसमें 2 आदमी, जिनका नाम था इंदरलाल खत्री, इंदरलाल बहादुर खत्री भी कहते हैं उसको, वो, और उसके साथ था बिलाल मुस्तफ़ा राशिद शेख। ये 2 आदमी ये वहाँ से स्किड करके गिरते हैं, और जो पूरा एरिया के लोग जो दाऊदी गैंग के साथ जुड़े हुए, वो इनकी पिटाई शुरू करते हैं। लेकिन हनीफ कुत्ता बीच में पड़ के उनको कहता है, नहीं, इनको मारना नहीं है, पुलिस को इन्फॉर्म करो और उनको पुलिस के हवाले करो। तो ये 2 आदमी जो है, ये खत्री और बिलाल बेसिकली मुंब्रा का रहने वाला है, ये आपको बताएंगे आगे। तो ये लोग वहाँ स्पॉट से पकड़े जाते हैं। हनीफ कुत्ता पुलिस को फ़ोन करता है और इनको वहाँ से बाईदुनी की पुलिस आती है और इनको पकड़ के ले जाती है। 2 बाकी मोटरसाइकिल वाले भागने में कामयाब हो जाते हैं इसी भगदड़ में। अब इनकी पिटाई तो हो चुकी थी, पुलिस वाले पकड़ के ले गए। अब इनके जब पूछताछ की गई, तो जो खत्री था उसकी जेब से नेपाली करेंसी के 50 रुपए के नोट मिले, 3-4, और 12,000 रुपया इंडियन करेंसी का उसकी जेब में था, और एक नेपाली भाषा का अखबार, दैनिक पत्र का ऐसा कुछ नाम, वो उसका एक पेज, एक सफ़ा उसके पास से जेब से मिला। अब ये समझ में नहीं आती कि एक आदमी जो किसी को मारने जा रहा है, तो अपनी जेब में इतने सारे सबूत क्यों लेके जाएगा। नेपाली क्रांति और नेपाली भाषा के अखबार का एक पन्ना, ये भी बात तभी कुछ हजम नहीं हुई थी। मैंने पूछा भी था उसको एक बार, तो उसका कहना ये था कि वो तो टाइम पास कर रहा था, जब उसको पता चला कि यार ये काम करने जाना है, तो वो जेब से वो निकालना भूल गया।
अब ये आदमी बेसिकली नेपाल का रहने वाला। यहाँ पे आपको एक और बता दें जो कि हमारे कल के परसों के एपिसोड से काफ़ी मिलता जुलता है। जब ये इंसिडेंट होता है तो पुलिस को सबसे पहले शक होता है कि ये लोग कहीं रवि पुजारी गैंग से जुड़े हुए तो नहीं, क्योंकि उसके पहले आपको जैसे मैंने एपिसोड में बताया जो नेपाली लोग पकड़े गए थे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ, उनमें वो रवि पुजारी के आदमी थे। तो पुलिस को लगा कि ये भी नेपाली है और इसके वेपन उन वेपन से मिलते जुलते हैं, तो ये कहीं नेपाल कनेक्शन जो है ये रवि पुजारी का काम हो सकता है। रवि पुजारी भी उन दिनों में नया नया छोटा राजन से अलग हुआ था, लेकिन इतनी कोई दुश्मनी नहीं थी। तो पुलिस को लगता था कि ये काम रवि पुजारी नए नए बड़े बड़े सेंसेशनल काम करने लगा था, लोगों को मारता कम था लेकिन दहशत ज़्यादा क्रिएट करता था। आपके कमेंट मैंने पढ़े उस एपिसोड पे। खैर, अब इतने केस बने तो कोई काम तो किए होंगे। उस केस की रवि पुजारी ने दूसरे दिन जिम्मेदारी ले ली कि ये काम मैंने करवाया, लेकिन असल में वो जब उसके सोर्सेस ने बताया कि पुलिस सोच रही है कि इसके पीछे रवि पुजारी का हाथ हो सकता है, तो उसने जहाँ भी बैठा था सेनेगल में या साउथ अफ्रीका में बाहर कहीं भी, उसने एक बयान दे के जिम्मेदारी ले ली। लेकिन उसको अखबारों में बयान तो छपा लेकिन किसी ने सीरियसली लिया नहीं उसको। खैर, अब ये दो आदमी पकड़े गए और बाकी लोगों की तलाश में पुलिस जुट गई और इन दोनों के पास से 3 वेपन मिली। ये बड़ा और अजीब काम है। 2 आदमी 2 वेपन होना चाहिए लेकिन उनके पास 3 थे। एक स्पेयर रखा हुआ था कि अगर उनकी गोलियां खत्म हो जाएं तो तीसरा हथियार है वो इस्तेमाल करें। तीनों बड़े सोफिस्टिकेटेड पिस्टल और 12 लाइव कारतूस और 5 चले हुए कारतूस पुलिस ने वहाँ से बरामद किए। खैर, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन चलती है, इन दोनों के पास एक मोबाइल फ़ोन भी था। उसमें कोई ज़्यादा नंबर वगैरह नहीं थे, गिने चुने 7-8 नंबरों पे बात होती थी। उनमें से कुछ इसके घर के थे, कुछ इस किस्म के, लेकिन एक नंबर था जिसमें बार बार बात हुई थी। तो जब पुलिस ने इंटरोगेशन में पूछा खत्री को और बेलाल को, मुस्तफ़ा को, कि ये किसका नंबर है, तो उन्होंने बताया कि ये रहमान का नंबर है। अब जब पूछा गया कि रहमान कौन है, बोलते वो हमारा दोस्त है, इसलिए हम दोस्ती खाते में उससे बात करते हैं। ये तो बहुत बाद में जब रहमान पकड़ा गया तो पता चला कि उसका पूरा नाम उबैद उल रहमान है। अब उबैद उल रहमान का पिता एक ज़माने में मुझे जान पहचान थी और थोड़े दिन पहले उसका फ़ोन भी आया था, कहीं कोर्ट वोट में गया था या कहीं हॉस्पिटल में कहीं, वहाँ से उसने समय निकाल के मुझे फ़ोन किया कि मैं आप मेरे वालिद को, पिता को जानते थे, इसीलिए मैं आपसे कुछ बात करनी चाहता हूँ, आपको बाद में फुर्सत में आपको फ़ोन करूँगा टाइम निकाल के। लेकिन उसके बाद उसका फ़ोन आया नहीं। तो सस्टेन इंटरोगेशन के बाद पता चला कि ये पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, वही उबैद रहमान ही था। अब उबैद रहमान छोटा राजन का मित्र उसके साथ काम करता था, तो पुलिस को शक हुआ कि ये रवि पुजारी तो गलत क्रेडिट ले रहा है, ये तो काम तो छोटा राजन का लगता है। अब जब उबैद के ऊपर पुलिस की निगाह गई तो बयान छोटा राजन का आ गया कि ये काम हमने किया है। अब छोटा राजन को ये लगा, मैं इसलिए जानबूझ के ये सेंटेंस बोल रहा हूँ, उसको लगा कि इकबाल कास्कर तो बच गया जहाँ वो निशाना नहीं था, लेकिन कांड तो हो गया, उसके बॉडीगार्ड को मारा गया और दाऊद के स्ट्रॉन्ग
होल्ड में जाके मारा गया उसके घर के बाहर। तो उसने क्रेडिट ले लिया। और जब मैंने जो इस केस में 2 लोग बरी हो गए हैं, इस केस में बाहर है अभी, उनमें से एक बाहर आया हुआ था, दूसरे केस में अभी भी जेल में है। तो उससे जब बात हुई तो उसने बताया कि असल में इस केस के बारे में छोटा राजन को कोई जानकारी नहीं थी। ये बिलाल मुस्तफ़ा और रहमान, उबैद रहमान बहुत घने घनिष्ठ मित्र हैं, एक दूसरे के लिए जान देते हैं। तो बिलाल मुस्तफ़ा की इस आरिफ बुखार, जो बॉडीगार्ड कम ड्राइवर, उसके साथ कोई इसकी पर्सनल दुश्मनी थी। लेकिन उसने ये बताने से मना कर दिया, वो क्या हो सकती, लेकिन कुछ मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। कभी किसी से, जो 1-2 और लोगों के साथ मैं कंटैक्ट कर रहा हूँ, उनसे बात होगी तो क्लियर हो जाएगा। कुछ पर्सनल मामला था, कुछ फैमिली को लेके कुछ, वो मैं पता चलेगा। तो ये उबैद छोटा राजन के साथ जुड़ा हुआ था, उसके हथियार उसके पास रहते थे कुछ काम करवाने के इधर उधर। तो उसने ये काम अपने ज़िम्मे ले लिया कि मैं अपने दोस्त का काम करूं। उसके लिए उबैद ने पूरी टीम तैयार की और उनसे ये काम करवाया। इस हमले में उबैद खुद नहीं था, लेकिन मुस्तफ़ा गया कि मैं उसको अपने हाथों से मारूंगा, मुझे उससे कोई पर्सनल रंजिश जो है वो दूर करनी, उसको मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूँ, तुम्हारी मदद चाहिए। तो ये चक्कर, ये कहानी जो है, ये अंदर के लोग जो उसके केस में इन्वॉल्व थे उन्होंने बताई। और उसके बाद जब उबैद का नाम आया तो पुलिस ने छोटा राजन का नाम साथ में जोड़ दिया। और उसी फ़ोन के चक्कर में एक आध कॉल जो थी वो DK राय को भी की गई थी। DK राव जो छोटा राजन का खास आदमी है। तो पुलिस का शक और पक्का हो गया कि ये छोटा राजन ने काम करवाया। लेकिन इन लोगों ने मुझे बार बार कहा कि छोटा राजन को बिल्कुल पता नहीं था इस ऑपरेशन के बारे में, लेकिन उसने जिम्मेदारी ले ली। उसने एक बयान दे दिया एक TV चैनल पे, छोटा राजन, कि हमने जो काम करना था कर दिया। छोटा सा बयान था उसका। उसके जवाब में छोटा शकील ने लंबा चौड़ा बयान दे दिया कि छोटा राजन अपने आप को समझता क्या है, अब उसको पता चलेगा कि दुश्मनी क्या होती है, हम उसको अब इसका बदला लेके दिखाएंगे उसको। तो तीसरे दिन फिर छोटा राजन का बयान आ जाता है टेलीविज़न पे और अखबारों में कि जो छोटा शकील कौन है, ये तो कल का बच्चा है, ये इसको बातें करने की आदत है, उसको बोलो कि शुक्र कर के हमने इकबाल कास्कर को नहीं मारा, अगर हम आरिफ को मार सकते थे तो हम इकबाल कास्कर को भी मार सकते थे, लेकिन वो हमारे निशाने पे नहीं था। इसलिए छोटा शकील को अपनी औकात में रहना चाहिए। इस किस्म की बयानबाजियाँ हुई। उसका फिर जवाब छोटा शकील ने दिया उसको, वो इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा और बाकी कई TV चैनल ने भी दिखाया कि हम किसी के घर के लोगों को मारना नहीं चाहते, नहीं तो छोटा राजन की फैमिली या उसके खास बंदे कहाँ रहते हैं हमें सब मालूम है, हम घर के में घुस के मार सकते हैं। लेकिन छोटा राजन ने हमारे भाई के ऊपर हमला करके, जो एक पुरानी ट्रेडिशन थी कि फैमिली के किसी मेंबर को नहीं मारना, वो इसने तोड़ा है, यकीन तोड़ा है, इसलिए इसको बख्शा नहीं जाएगा। तो फिर छोटा राजन ने चैलेंज कर दिया कि तुमने जहाँ जो करना है करो और देखते हैं क्या करते हो। कह रहे इस किस्म की बयानबाजी। लेकिन 15-20 दिन TV वालों को और अखबार वालों को मसाला बहुत अच्छा मिला। तो उसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये लोग पकड़े जाते हैं, जिनके नाम थे सबके। DK राव भी अरेस्ट होता है, उसके साथ
उबैद रहमान भी अरेस्ट होता है, साथ में अब्दुल रशीद शेख अरेस्ट हो जाता है और एक अदनान सैयद, ये लोग अरेस्ट होते हैं। अब ये केस चलता है, मुंबई पुलिस इनके ऊपर मकोका लगा देती है, बड़ा सख्त एक्ट है कि ये अंडरवर्ल्ड का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट को लेके झगड़ा हुआ। ये बहुत खतरनाक अपराध था, खतरनाक हथियार इस्तेमाल किए गए और इसको मकोका के नीचे चला के स्पेशल कोर्ट में केस दे दिया गया। ये 4 लोग ये और 2 लोग वो, एक और नाम था वो मुझे भी याद नहीं आ रहा। टोटल 7 लोग थे जो वो पकड़े गए थे इस केस में। एक जो पहले बिलाल और उसके साथ वो नेपाली, खतरी, बिलाल, मुस्तफ़ा और ये 4 लोग, एक नाम और था वो याद नहीं आ रहा। तो जो 7 लोगों के ऊपर मकोका का केस चलता, 2011 से लेके 2017-15 तक ये केस चलता, 4 साल। 4 साल में जो मकोका जज थे मिस्टर पंसारे, स्पेशल जज, उन्होंने अपना एक ऑर्डर दिया। उसमें जो 3 लोग थे उनको तो सज़ा दे दी गई, दोषी पाया गया। उनके नाम थे, 3 लोग जो थे जो कन्विक्ट हुए थे, जिनको सज़ा दी गई थी, वो थे इंदरलाल खत्री, बिलाल मुस्तफ़ा और रशीद शेख। और बाकी के जो 4 हैं, DK राव, उमैद रहमान, अब्दुल रशीद शेख और अदनान सैयद, ये बरी हो गए थे। 7 लोग, 7 में से 4 को बरी कर दिया कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। आप देखिए कमाल ये है कि जिस आदमी ने पूरा मास्टरमाइंड किया, सारा ऑपरेशन बनाया, टीम तैयार की, हथियार इकट्ठे किए, अटैक करवा दिया, बंदे को मरवा दिया, उबैद रहमान, वो बरी हो जाता है। अब किसी दूसरे केस में अंदर है, शायद इसमें अपील किया होगा कोर्ट ने। और इसके साथ साथ जो बड़ा काम था, जिन्हें ऑर्डर दिया कि पुलिस का ये कहना कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट की गैंगवार का नतीजा था अटैक, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस इसको ऑर्गेनाइज क्राइम का क्राइम सिद्ध करने में नाकाम रही है और मकोका हटा दिया। मकोका के तहत इनको सज़ा नहीं दी, खाली इंडियन पीनल कोड और CRPC की धाराओं के तहत सज़ा दी गई, तो मकोका खत्म हो गया। ये बड़ा झटका था बड़ा पुलिस के लिए। और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि ये कोई पर्सनल एनिमिटी, जाति रंजिश, उसको लेके ये केस जो है हुआ और इसको वहीं तक सीमित रखना चाहिए, ऑर्गेनाइज सिंडिकेट से नहीं जोड़ना चाहिए। शायद पुलिस क्यों फेल रही, इतने बड़े लोग, इतने बड़े कनेक्शन, छोटा राजन ने माना, उसके पहले रवि पुजारी ने लिया, फिर छोटा शकील और छोटा राजन की बहस, ये सब हो रहा है और जजमेंट में ये आता है कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा नहीं। तो दोस्तों ये सुनने की, कहने की बातें और होती हैं, लेकिन जब केसेस कोर्ट में चले जाते हैं तो वहाँ दलील के साथ साथ गवाह, सबूत सब चाहिए होता है। और इस केस में 53 गवाह थे, 53 विटनेसेस, जो ज़्यादातर उस इलाके में जो उस समय वहाँ पे थे। कुछ वो पुलिस वाले थे जो समय पे पहुँचे थे, जिन्होंने वो गोलियां बरामद की थी, पंचनामा किया था, वो थे। बाकी लोकल लोग थे। लेकिन केस के चलते चलते 4 अहम गवाह, जिनमें जो काफ़ी करीबी, जिनके ऊपर पुलिस को यकीन था कि इनकी गवाही कुछ रंग लाएगी और इन लोगों को बड़ी सख्त सज़ा मिलेगी, वो 4 के 4 गवाह जो थे वो हॉस्टाइल हो गए। अब बड़ी कमाल की बात यह है कि दाऊद के एरिया में क्राइम होता है, दाऊद के भाई के ऊपर हमला, जो उसके भाई के बॉडीगार्ड के ऊपर हमला, उन्हीं के अपने वो गवाह, वो लोगों को दाऊद का कोई डर नहीं लगा। वो लोग छोटा राजन और उसके गैंग से डर के सही गवाही देने से मुकर गए।
जो पहले पुलिस को बयान दिया था वो बोले हमसे पुलिस ने ज़बरदस्ती लिखाया, हमें कुछ पता नहीं, हमने कुछ देखा नहीं। वो हॉस्टाइल हो गए। ये पहली बार हुआ है कि दाऊद के खिलाफ चले गए लोग उसके अपने इलाके के। अब यहाँ तो पुलिस ने वाकई उनको गलत लोगों को गवाह बना लिया, जिन्होंने बाद में सोचा कि इस पगे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, या कुछ और कारण हो सकते हैं। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ। आज तक ऐसा बहुत कम होता है कि आप एक डॉन के भाई के घर पे जाके उसके बॉडीगार्ड को तो मार दो और बाद में कहो कि हमने, वो तो हमारा टारगेट ही नहीं था। और इसमें पुलिस ने ये भी सोचा था कि शायद ये काम फरीद तनाशा का मर्डर 2010 में हुआ था, उसमें उनको शक था कि इस आदमी ने कोई रोल अदा किया था, आरिफ बोका ने, बॉडीगार्ड कम ड्राइवर ने, शायद उसका बदला लेने के लिए फरीद तनाशा के जो छोटा राजन के साथी थे उन्होंने ये काम करवाया हो, या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बहुत चलते थे उस समय, और इकबाल खासकर उन डिस्प्यूट में काफ़ी हिस्सा लेता था, सुलझाता था। तो काफ़ी सारे एंगल पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किए, लेकिन किसी भी एंगल को कोर्ट में सिद्ध नहीं कर सकी, और आखिर में वो केस आपसी रंजिश का केस बन के रह गया। 3 लोगों को सज़ा हुई और 4 लोग बरी हो गए। इसी तरह आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।